आज की कक्षा में हम अध्याय 9 की प्रश्नावली 9.4 को हल करेंगे। आपका आज की कक्षा में स्वागत है। प्रश्नावली 9.4 का तीसरा प्रश्न, पहला भाग, सरल करो। x का वर्ग ऋण 5 गुणा x धन 5 धन 25। तो यहाँ हमने पहले इन दोनों द्विपदों को परस्पर गुणा करना है और तब उसमें धन 25 जोड़ना है। तो आओ सरल करते हैं। पिछले प्रश्नों की भांति x का वर्ग गुणा x धन 5, फिर ऋण 5 से गुणा करेंगे, ऋण 5 गुणा x धन 5 धन 25 ज्यों का त्यों। आगे x का वर्ग गुणा x धन x का वर्ग गुणा 5, आगे ऋण 5 गुणा x, ऋण धन का ऋण 5 गुणा 5 धन 25 का धन 25। आगे यहाँ x की 3 घात हो जाएगी, गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। धन इसे हम लिख पाएंगे 5x का वर्ग ऋण 5x ऋण 25 धन 25। अब यहाँ धन 25 और ऋण 25 दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। दोनों बराबर हैं लेकिन विजातीय हैं और हमारे पास अगले चरण के लिए जो शेष बचता है वो बचता है x की 3 घात धन 5x का वर्ग ऋण 5x। तो इस तरह से तीसरे प्रश्न का पहला भाग हम सरल कर चुके हैं। तीसरे प्रश्न का तीसरा भाग, कोष्ठ t धन s का वर्ग कोष्ठ बंद गुणा कोष्ठ t का वर्ग ऋण s। आइए हल करते हैं। तो पहला पद गुणा गया दूसरा व्यंजक, फिर दूसरा पद गुणा गया दूसरा व्यंजक, यानी t गुणा गया t का वर्ग ऋण s धन s का वर्ग गुणा दूसरा द्विपद यानी t का वर्ग ऋण s, या t गुणा गया t का वर्ग, t गुणा गया t का वर्ग धन ऋण का ऋण t गुणा s, धन धन का धन s का वर्ग गुणा t का वर्ग धन ऋण का ऋण s का वर्ग गुणा s। आगे इसे हम लिख सकते हैं t गुणा t का वर्ग यानी t की 3 घात ऋण ts धन s की 2 घात t की 2 घात ऋण s की 3 घात 2 घात धन 1 घात बराबर 3 घात। अतः t की 3 घात ऋण ts धन s का वर्ग t का वर्ग ऋण s की 3 घात के रूप में हमें यहाँ इन दोनों द्विपदों का गुणनफल प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 3 का छठवां भाग, यहाँ हमने x धन y व्यंजक से x का वर्ग ऋण xy धन y का वर्ग वाला व्यंजक गुणा करना है, जिसमें कि हमें 3 पद दिखाई दे रहे हैं। तो आइए हल करते हैं। इस तरह x गुणा गया x का वर्ग ऋण xy धन y का वर्ग। अब हम धन y से इस व्यंजक को गुणा करेंगे। आगे x गुणा गया x का वर्ग धन ऋण का ऋण x गुणा गया xy धन धन का धन x गुणा गया y का वर्ग, और ऐसे ही हम यहाँ भी करेंगे। धन धन का धन y x का वर्ग धन ऋण का ऋण y गुणा xy, और धन धन का धन y गुणा y का वर्ग y गुणा x का वर्ग।
या अब लिखा जा सकता है यहाँ x की 3 घात ऋण x गुणा y यानी x की 2 घात y धन x y का वर्ग धन y x का वर्ग ऋण y गुणा x गुणा y यानी y की 2 घात x धन y की 2 और 1 3 घात। गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। यहाँ ऋण x का वर्ग y और धन y x का वर्ग दोनों समान है लेकिन विजातीय हैं। ये धन वाला है जबकि ये ऋण वाला है, इसलिए दोनों ये कैंसिल हो जाते हैं। और अगला पद धन x y का वर्ग है जबकि यहाँ ऋण y का वर्ग x है, दोनों समान हैं लेकिन विजातीय हैं, तो ये भी कैंसिल हो जाते हैं या आपस में कट जाते हैं। तो हमारे पास शेष के रूप में x की 3 घात धन y की 3 घात रह जाता है। आइए अब हम प्रश्नावली 9.4 का तीसरा प्रश्न का 7वां भाग हल करते हैं। आइए सरल करें। तो 1.5 x गुणा 1.5 x धन 4y धन 3। पहले हम 1.5 x से इस व्यंजक को गुणा करेंगे और फिर दूसरे पद ऋण 4y से इस व्यंजक को गुणा करके लिखेंगे। गुणा ऋण 4y गुणा 1.5 x धन 4y धन 3 और ऋण 4.5 x धन 12y या 1.5 x गुणा गया 1.5 x धन 1.5 x गुणा 4y धन 1.5 x गुणा 3। पहले हमने 1.5 x से पहले पद को गुणा करके लिखा और फिर हमने 1.5 x को दूसरे पद से गुणा करके लिखा और फिर यही कार्य हमने 1.5 x को तीसरे पद से गुणा करके किया है। ऐसे ही हम आगे भी करने वाले हैं। ऋण 4y से पहले पद को गुणा करेंगे, फिर ऋण 4y को दूसरे पद से और फिर ऋण 4y को तीसरे पद से गुणा करके लिखेंगे। तो ऋण धन का ऋण 4y गुणा 1.5 x ऋण धन का ऋण 4y गुणा 4y ऋण धन का ऋण 4y गुणा 3। तो इस तरह से ये 4.5 x धन 12y। अब हम आगे हल करेंगे। 1.5 x गुणा 1.5 x यानी ये हो जाएगा 2.25 x गुणा x यानी x का वर्ग। ऐसे ही यहाँ पर 1.5 गुणा गया 4 यानी 6 x y धन 4.5 1.5 गुणा 3 1.5 x ऋण 6 x y ऋण 4 गुणा 4 यानी 16 y का वर्ग ऋण 4 गुणा 3 यानी 12 y और आगे ऋण 4.5 x धन 12 y। अब आगे यहाँ धन 6xy और ऋण 6xy दोनों समान हैं लेकिन विपरीत चिन्ह वाले हैं, विजातीय पद हैं, ये कट जाते हैं। इसके अगला वाला पद धन 4.5 x और यहाँ ऋण 4.5 x दोनों बराबर लेकिन विजातीय, ये भी कट जाते हैं। और आगे अगर देखें तो ऋण 12y
और अंतिम पद धन 12y है जो कि विजातीय हैं समान होते हुए। तो इस तरह से ये पद सारे कैंसिल हो गए और जो शेष बचा है 2.25 x का वर्ग ऋण 16y का वर्ग शेष बचा है।